प्रणाम है सभी को और लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। कुचनाकर भैया दिल्ली वाले जो कि टेक्नोलॉजी के किंग हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं जिनसे हम अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर कर सकें, अपनी रूटीन की डिस्टर्बेंसेस से बाहर आके अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भर सकें। इस हैप्पीनेस का मतलब समझने के लिए और कैसे इसे अटेन करना है उस पाथ को जानने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। Live 16, Look 16 is practically possible now. How is being discussed on this platform. आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयर टेकर, साथ ही फिजियोवर्चुअल सॉल्यूशंस की एक्सपर्ट, गायनी नेचुरोपैथ हूँ, एमटेक मैंने किया है, एस्क्वायर्स फिजियोवर्चुअल सॉल्यूशंस की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके साथ ही कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर बात करती हूँ समस्याओं के समाधान की। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय उसके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं, क्या क्या टेंशंस हैं, ये हम सब जानते हैं। क्या हम लाइफ में अटेन करना चाहते हैं, हम क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं। नॉर्मली हम सब अपनी लाइफ में हैप्पीनेस तो चाहते ही हैं। वी वांट एन्जॉयमेंट, वी वांट थ्रिल, वी वांट फेम, मनी और एनी काइंड ऑफ लग्जरी। ये सब कुछ कैसे हमें प्राप्त हो सकता है, कैसे जो हमें मिला है उसको हम एंजॉय कैसे करें, यही डिस्कशन अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम कुचनाकर भैया दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं, उनके साथ लगातार इस प्लेटफॉर्म पर हम कर रहे हैं ये बातचीत। तो आइए आज अश्विनी जी से जुड़कर उनसे समझते हैं जो प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, जो भी हमारा फेथ है या हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर, हमारी लाइफ पर। क्या कोई पर्टिकुलर पाथ ऐसा है जो सही है, बिकॉज ऑल रिलीजन्स ट्रू क्लेम दैट देयर पाथ इज परफेक्ट। प्रणाम प्रणाम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में और बातचीत लिव 16 लुक 16 एशो क्लब, जिसमें हम कैसे यंग रहना है, कैसे हमेशा भी 16 के जैसे रहना है, इस अनअचीवेबल टारगेट को कैसे अटेन करना है, इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करते हैं, या तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है या हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरह का है कि वी फॉलो अ पर्टिकुलर गुरु और अ रिलीजन, हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। जनरली ये कहा जाता है कि पूजा पाठ या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर है, यू शुड डू दैट। लेकिन ऑल द रिलीजन्स डू क्लेम दैट माय रिलीजन इज द बेस्ट, वो खराब है, मेरा अच्छा है। क्या ये बिलीफ सिस्टम से कोई फर्क पड़ता है हमारे ओवरऑल हेल्थ पर, लिव 16 के टारगेट पर? इसी पर डिस्कशन आज आपसे करने जा रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो हमें ना कुछ चीजें अब फंडामेंटली समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें लगता है कि फंडामेंटल्स में ही कंफ्यूजन आ चुका है। फंडामेंटली हम लोग जो है इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हमारी नींव ही लगता है हिल गई है या हिलने लगी है। ये तो मुझे लगता है कि पिछले कलिका अवतार के जाने के बाद से शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है कि अब आप कहेंगे कि कलिका अवतार कौन आ गए। तो भारतीय संस्कृति, मैं प्रिसाइजली मैं हिंदू कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृति की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो आई विल टॉक ओनली अबाउट सनातन सिस्टम, बिकॉज सनातन सिस्टम इज द ओनली थिंग विच हैज नो टर्मिनेशन। Your infinity can terminate, but Sanatan system cannot terminate. So rest assured that what we are talking is Sanatan system, not culture, not religion, no dharam,
nothing. We are precisely talking Sanatan system, and Sanatan system is which does not have any end, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है. Infinity cannot be अनंत, but yes, अनंत इज जिसका कोई अंत नहीं है. आदि हो सकता है, शुरू हो सकता है, बिगिन हुआ होगा कभी, उस बारे में मैं नहीं जा रहा हूं. मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है कि बिगिन हुआ. अगर बच्चा पैदा हो गया तो हो गया, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग के वो बच्चा कैसे पैदा हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ. नो, लीस्ट बॉदर्ड, आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड एक्चुअली कि बच्चा हो गया उसके बाद क्या. जी अश्विनी जी, आप बात तो सनातन धर्म की ही कर रहे हैं, बस इसको धर्म की जगह अगेन बात आपकी वही है. सनातन वर्ड जैसे ही आपने जोड़ा, आप एक्चुअली एक पर्टिकुलर रिलीजन की ही बात कर रहे हैं, उसको आप पैकेजिंग दूसरी देकर उसको सनातन सिस्टम कहकर शायद उसको सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, यही गलती है कि हम लोगों ने धर्म रिलीजन को सिस्टम से जोड़ लिया. सिस्टम इज समथिंग एल्स and dharam and religion is something else. You cannot connect these two, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और धर्म या रिलीजन जो है वो एरिया वाइज होता है, ज्योग्राफी बेस्ड होता है. ये फंडामेंटल डिफरेंसेस है. आईटी, अगर आईटी को देखो तो आईटी इज ए सिस्टम, सो इट इज यूज्ड एनीवेयर. बट इफ यू टॉक ऑफ वे ऑफ लिविंग, तो धर्म को अगर हम वे ऑफ लिविंग मानते हैं तो इट बिकम्स ज्योग्राफी बेस्ड. रिलीजन को हम रीजन बेस्ड मानते हैं तो इट बिकम्स ज्योग्राफी बेस्ड. सो इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. 3, धर्म, सिस्टम और रिलीजन में फर्क क्या है. आपने आईटी का एग्जाम्पल दिया. आईटी इज अ सिस्टम, ये समझ में आता है, हम ग्लोबली उसको फॉलो करते हैं. लेकिन रिलीजन भी ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं. जैसे क्रिश्चियनिटी, ये ग्लोबली फॉलो होता है. कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है जहां क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया जाता. तो ऐसा नहीं है कि धर्म एक लोकेशन पे कन्फाइंड होता है. धर्म इज अबाउट अगेन आर यू कॉलिंग द वर्ड रिलीजन और दी धर्म? देयर आर 2 वर्ड्स. धर्म और रिलीजन 2 अलग अलग शब्द है. दे आर सेम. नो, दे आर नॉट सेम. दैट इज द प्रॉब्लम. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे तो धर्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग और रिलीजन का मतलब है फॉर ए पर्टिकुलर रीजन. कोई भी रिलीजन किसी रीजन बेस्ड नहीं होता. कारण उसका सीधा सा है. मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग है, वो रिलीजन है वहां का, सपोज. अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोग अगेन यू आर सॉरी, अगेन यू आर मिस्टेकन. यू आर टॉकिंग वो उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इज नॉट ए रीजन. रीजन इज वेयर एटमॉस्फेयर डिफाइंस द रीजन, नॉट द नेम ऑफ द प्लेस और द बाउंड्री ऑफ द प्लेस. यही तो गलतफहमियां फैल गई है. इसीलिए तो कंफ्यूजन इतना सारा स्प्रेड हो गया है कि हम लोगों ने 3 शब्दों को समझना ही नहीं चाहा. सिस्टम एक चीज है, रिलीजन एक चीज है और धर्म एक चीज है. तीनों इंडिपेंडेंट है. अगर रिलीजन को आप अंग्रेजी की बात कर रहे हो तो हिंदी में इसको पंथ कहते हैं. पंथ यानी रास्ते अलग अलग. वही कहते हैं ना कि भगवान एक है पर उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है. तो उन रास्तों को पंथ कहा गया है, उन रास्तों को रिलीजन कहा गया है. और वे ऑफ लिविंग का रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है. वे ऑफ लिविंग यू कैन हैव एनीवेयर एनीथिंग. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वे ऑफ लिविंग यानी धर्म इज ए चॉइस, बाय चॉइस. रिलीजन इज एनफोर्स्ड एंड सिस्टम इज यूजेबल. You have to understand all the 3. Who enforces the religion? धर्म by choice है, okay. Religion को कौन enforce करता है? Atmosphere, वातावरण. Region based. बताया तो कि मेरे को ये रास्ता सूट करता है क्योंकि मेरा रहने का तरीका ये है, इसलिए मैं उसको फॉलो करूंगा.
इसका एक एग्जाम्पल है जो पता नहीं मैं ठीक समझ रही हूँ कि नहीं। मैं राजस्थान में कुछ समय के लिए पढ़ने गई, तो वहां पे धूप बहुत तेज होती है, तो वहां मैंने देखा कि हर फीमेल अपने फेस को प्रॉपरली कवर करके ही बाहर निकलती है। तो जो जो सो कॉल्ड हिजाब एक पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन, मुझे नहीं पता, उसका हिस्सा है। एवरी फीमेल वाज फॉलोइंग दैट हिजाब आउट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। That's right. So this is what I'm trying to say, that environment enforces religion. That's what exactly I'm trying to say. And dharam is way of living. You live anywhere. You can choose any way of living. Not connected at all. वे ऑफ लिविंग का क्या मतलब हुआ? माय वे ऑफ थिंकिंग, No, माय वे ऑफ डिसाइडिंग। no. Thinking. I'm not talking about thinking. I am talking about living. Living में जो कुछ भी आ जाता है. वही तो हमारे इकोसिस्टम से, हमारे एनवायरनमेंट से डिफाइन हुआ है ना। हमको कवर करके ही फेस को निकलना है बाहर। धर्म ने कहा कि ये जरूरी है, भगवान जी नाराज होंगे, और एटमॉस्फेयर ने कहा ये जरूरी है, अदरवाइज यू गेट द। नहीं, मैं उन डिटेल्स में जा ही नहीं रहा हूं ना। मैंने तो 3 शब्दों को एक्सप्लेन किया, समझा रहा हूं। किसकी समझ में क्या आएगा वो मैं नहीं कह सकता, बट 3 वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। One is dharam, one is religion, and one is system. And I am talking about only system. I do not know what religion is. I do not know what dharam is. I am precisely talking about system, which is universal. System is the only thing which can be universal. Way of living cannot be universal, and you can say the beliefs cannot be universal. Paths, everybody has different paths. Way of living defines the path which you should follow. I am not talking about anything else. I am just talking about universality. Universal क्या है? तो system is the only thing which is universal, and Sanatan is the only word which is universal. So Sanatan system I am talking about which Asho Dharam is talking. I had to use word Dharam there. It is actually Asho system, universal way of living. Mind it, what I am saying, universal way of living. ये सिस्टम के साथ जो आप यूनिवर्सल वर्ड लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। नथिंग कैन बी यूनिवर्सल एक्चुअली। क्यों? Breathing is universal. Global, but breathing is universal. Who says that? There are so many things universal. Once you start understanding the Sanatan system, then you will realize that everything is universal only. Air is universal. The water is universal, and the H2O is universal. Chemistry is universal. Physics is universal. Then what we are talking is that structure is universal. Way of making building is universal. Material, whatever you use, doesn't matter. Everything is, once you start understanding the Sanatan system, then you will realize that there are so many things universal. And the moment we start living universality, we start getting into troubles. We start getting into problems. That is the key. That you have to understand that where we missed, what we have missed in confusion. We have precisely missed everything. Universality in confusion. We try to enforce same path to everybody, which cannot be true. Way of living cannot be same for everybody everywhere. It has way of eating cannot be same everywhere. It is not universal. Hunger is universal, but how to fill hunger, that is different. That is religion based, region based. That is geography based. I am not using the word religion, I am trying to use the word geography.
system talks about geography. So we have to understand the word called geography, we have to understand the word called environment, and we have to understand the word called universal. Geographical location से ही environment define होता है. Correct. So ecology का system, again, see, you said it right, that ecology का system cannot be universal everywhere. That's what. So that is what I am trying to say, that we have to save ecology, we have to save environment, but every place has a different procedure of saving the environment. But we are trying to follow the same system everywhere. How stupidness it is. मेरा एनवायरमेंट किसी और वजह से खराब हो रहा है, दूसरी जगह का एनवायरमेंट किसी और जगह से खराब हो रहा है, तीसरी जगह का एनवायरमेंट किसी और जगह से खराब हो रहा है, और हम लोग एक ही तरीके से सारी जगह का एनवायरमेंट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक होगा ही नहीं कभी भी, नेवर एवर. जो पानी का कॉम्पोजिशन हमें पृथ्वी पर मिलता है, सेम कॉम्पोजिशन हमें मार्स या बाकी प्लैनेट्स पर नहीं मिलता. तो जिस चीज को आप यूनिवर्सल कह रहे हैं, वाटर या इवन मिट्टी, आई डोंट थिंक कुछ भी यूनिवर्सल है. Wait. I didn't say water is universal. I said H2O is universal. That's what you have to understand. You have to understand. Male is not a universal gender. Female is not a universal gender. So type of, you have to understand that type of universality cannot be same. Universal means same, valid for everybody. Breathing is universal. मीन्स पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट पर अगर कोई भी एंटिटी जीवित है तो वो इसी तरह सांस लेगी जैसे हम लेते हैं. Breathing is universal. Atom, you now try to understand atom. Atom is universal. What changes the property? The properties of the product changes because number of component inside atom are different. You understand what I am saying? Try to understand system. That system means atom. Atom is same, irrespective of the geography. But with the atom, we have so much variety of the products. If atom is same, then how can we have so many products? तो ये तो वही बात हुई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज यूनिवर्सल. जो हम साइंस में पढ़ते हैं या जो हमें टेक्नोलॉजी है, जैसे आईटी कुछ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, या जो साइंस है वो भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेगी, कुछ सिस्टम्स के बारे में बात करेगी, तो दे आर यूनिवर्सल. तो यही फर्क है, यूनिवर्सल. यही बाकी जो फर्क है समझने का. देखो लिसन, यही फर्क है समझने का कि टेक्नोलॉजी इज द पाथ विच यू फॉलो फॉर लिविंग, एंड साइंस इज द सब्जेक्ट विच ट्राइज टू स्टडी अदर पाथ्स. So study can be wrong. Science you cannot enforce. Since we started enforcing study, that has started creating problems. We have understood atom, but we started going down the atom. So then we found that there are so many components in one atom. Still they are looking for that there may be more. So no point using those atoms. What is the purpose of atom? Nothing. You finally you have to use product, not atom. हम लोग जेनेटिक का यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम का एक शब्द है. इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट साइंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंजीनियरिंग इज टेक्नोलॉजी, नॉट साइंस. Science is study of engineering products.
which is of no use because the product manufacturer defines how to use the product. Try to understand the three words religion और पंथ, धर्म, धर्म का कोई अंग्रेजी में मीनिंग वर्ड ही नहीं है, स्पिरिचुअल कह देते हैं लोग, ओके, स्पिरिचुअलिटी, धर्म स्पिरिचुअलिटी, और सिस्टम, सिस्टम इज सिस्टम, टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रोसीजर। तो इन तीन शब्दों को समझना होगा। जब तक इन तीन शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक हमें यूनिवर्सल ही समझ में नहीं आएगा क्या होता है। जी, तकनीक समझ में आता है, किसी भी काम को करने का तरीका, ये तकनीक हो गया। हम गन्ने से गन्ने का रस निकालते हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। हम हाथ से मशीन को चलाएं या बिजली को चलाएं, ये एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी। साइंस इज स्टडी ऑफ दैट टेक्निक ओनली सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज, जो मैंने समझा है आजकल। इम्प्रोवाइज क्या? एफिशिएंट बनाने के लिए। No. Actually, problem is that science means they started understanding the other path of others which may not suit to them. जो उनको सूट करता है नहीं करता है बात नहीं है. They started understanding the other's path, and that is where the confusion started building up. Okay, they forgot that environment. They started studying the path of others. And they started reducing the strength of the building, and it started falling very fast. And today it has reached to disturbance in foundation itself. Then the people started realizing कि ये क्या हो रहा है? Why their foundation is getting disturbed? कि बच्चा बीमार पैदा होना शुरू हो गया. फाउंडेशन डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? यही नहीं पता किसी को. अगर तुम्हारा बच्चा बीमार पैदा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि योर फाउंडेशन हैज गॉट डिस्टर्ब. सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल. जी, ह्यूमैनिटी की फाउंडेशन डिस्टर्ब हो रही है, दिस इज अनडाउटफुल, मतलब इसमें हमें कोई शक नहीं. टेक्नोलॉजी हमेशा से ही एग्जिस्ट करती रही है और करती रहेगी, दैट इज ऑल्सो ओके. साइंस इज ओनली स्टडीइंग अदर पाथ्स, अदर ऑप्शंस. हम उसमें कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं. साइंस के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है. कई बार हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिलते हैं, कई बार फेलियर्स भी मिलते हैं या डिजास्टर्स भी मिलते हैं. न्यूक्लियर बॉम्ब यू कैन से इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ओनली. हाँ, तो ये डिजास्टर के फॉर्म में भी हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं. लेकिन हम बात कर रहे थे सिस्टम की या यूनिवर्सैलिटी की, और उसको हम कह रहे थे कि वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ धर्म और रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो रीजन बेस्ड है, वो तो एनफोर्स ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से हो जाएगा. जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि वो एनफोर्स हो गया सब पे कि हमको तो ये हिजाब पहनना ही पड़ेगा, हम इसको नाम कुछ भी दें, अदरवाइज इट विल हार्म आवर स्किन वेरी बैडली. तो अब हम यूनिवर्सैलिटी के कंसेप्ट को अगर समझते हैं, जिसमें आपने कहा कि H2O इज यूनिवर्सल या ब्रीदिंग इज यूनिवर्सल, तो बेसिकली हम इस कंसेप्ट को समझ के कहाँ पहुंचते हैं? हाउ डज इट saves us from the foundation disturbance, which is there now. I'll tell you. See, the reason is that somebody taught us unity. The word unity. What is unity? Unity is कि एक लकड़ी की छोटा सा एक लकड़ी थी, उसको तोड़कर दिखाया, वो टूट गई. बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके उनको बांध दिया और फिर तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटी. So precisely this story has cultivated the viruses which had started infecting the life of each individual. You understand what I am saying? कि इस कॉन्सेप्ट ने, इस स्टोरी ने, इस कहानी ने
सारा का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। संगठन की शक्ति, द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम, इसके बारे में मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि संगठन की जो शक्ति है वो अनकंपेरेबल है। Again you are wrong. Again you are wrong. संगठन and binding of the गट्ठर are two different things. संगठन जब कहते हैं एक सोल्जर कभी आर्मी नहीं बनता, एक अकेला सैनिक कभी आर्मी नहीं बन सकता, और जब तक आर्मी नहीं होगी हम अपने देश को डिफेंड नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो वी नीड संगठन, वी नीड यूनिटी। तो पूरी पृथ्वी अगर एक राष्ट्र हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? वो पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र थी शुरू से ही, ये पाथ के चक्कर में ही डिवाइड हो, साइंस की वजह से ही डिवीजन हुआ है। ये साइंस ने सारे राष्ट्रों को इकट्ठा करके एक करने की कोशिश की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कब थी पृथ्वी एक राष्ट्र? राजा दशरथ के समय में युद्ध होते थे, सतयुग में भी दानवों और देवताओं के बीच में युद्ध होता था। कब थी पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र? When it was there. यही प्रॉब्लम है हमारे समझने में। हमारी दिक्कत यही है कि हम लोगों ने रास्ते अलग अलग को एक साथ बांधने की कोशिश शुरू कर दी। इसीलिए मैंने इस कहानी का जिक्र किया कि ये कहानी ने हमारे को कहा कि इतनी सारी भाषाएं हैं, उन सबको एक साथ बांध दो, तो अंग्रेजी निकल कर आ गई उसमें से, आधी अधूरी लैंग्वेज। मतलब सोचो कि हमने किया क्या है। साइंस ने डिवीजन के अलावा किया ही कुछ नहीं है। ये साइंस की देन है कि सारे के सारी लैंग्वेजेस को हम वी स्टार्टेड टाइंग देम टुगेदर। आप बोर्ड देखो, वो इंस्टेंट के हम एक ही लैंग्वेज सबको सिखाते, हम लोगों ने बोर्ड बनाने शुरू कर दिए सारी लैंग्वेजेस में। वो इतना बड़ा बोर्ड बन गया कि उसके पीछे क्या है पता ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, और एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में कहाँ नाम लिखा है वो पढ़ने के लिए जब तक मैं पहुंचा, जब तक तो एक्सीडेंट हो गया। कौन सी लैंग्वेज हम सबको सिखाएंगे, उस पर झगड़ा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हम सबको अगर हिंदी सिखाने लगेंगे तो ये साइंस ने किया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये साइंस ने किया ना ये काम, ये साइंस ने किया, सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस ने सारी लैंग्वेज, पहले साइंस क्या करती है? यू लर्न थ्रू डिसेक्शन। हैवंट यू सीन दिस कि बायोलॉजी में जब तुम कोई चीज सीखते हो तो काट करके सीखते हो। एटम तक कैसे पहुंचे? डिसेक्शन कर करके। तो इस चीज को समझो कि काटने से तुम क्या सीखोगे। इमेजिन, काटने से तुम क्या सीख सकते हो? कुछ भी नहीं सीख सकते। अग्नि यूनिवर्सल है, वायु यूनिवर्सल है, और जल जो समुद्र में है वो यूनिवर्सल है। अब हम संगठन की बात करते हैं तो हम मनुष्य या इस ब्रह्मांड में सब कुछ 5 तत्वों के संगठन से ही बना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं। पहले शब्द को समझो। संगठन और यूनिटी के शब्दों को, दो शब्दों को समझो। यूनिटी का मतलब है हर इंडिविजुअल है और उनको जबरदस्ती इकट्ठे कर देना, और जैसे ही वो इकट्ठापन खुलेगा वो फिर अलग अलग हो जाएंगे। और संगठन का मतलब है इंटीग्रेशन, नॉट यूनिटी। सारे अपनी अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती, बांधना नहीं पड़ता। संगठन कामयाब है, संगठन यूनिवर्सल है। यूनिटी कैन नॉट बी यूनिवर्सल, कैन नेवर बी यूनिवर्सल। इंटीग्रेशन इज द वर्ड। टीम बनाते हैं लोग, टीम एनफोर्स करते हैं। आज का जो कैरियर कॉर्पोरेट क्यों फेलियर है? वाई प्रोडक्ट ऑफ 10 rupees is sold at 110 rupees and still corporate is creeping? Why? Because they are trying to unite the team, which is practically a failure. वो ये मानकर
करके चलते हैं कि अगर मैंने 100 लोगों की टीम बनाई है तो डेफिनेटली उसमें से 40 से 20 तो काम करेंगे ही करेंगे, 80 का एक्स्ट्रा लगेज उठा रहे हैं वो। दैट इज व्हाई दे आर क्रिपिंग एंड दे विल कीप क्रिपिंग। 80 केजी एक्स्ट्रा वेट उठा करके कौन रह सकता है? अपना वेट उठाया नहीं जाता है, और वो 80 एक्स्ट्रा उठाने के लिए वी ट्राई टू बिल्ड आवर बिल्ड। दैट डजंट मीन वी आर एबल टू लिफ्ट 80। 20 का ऑलरेडी तुम उठा ही रहे हो। तो कैरियर इसीलिए फेल हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी इसीलिए बढ़ रही है, कॉर्पोरेट इसीलिए फेल है कि उन्होंने यूनाइटेड के कॉन्सेप्ट को समझा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट उन्हें पता ही नहीं है। बिकॉज यूनियन यूनिटी मीन्स फॉर ए वेरी टेम्परेरी फेस and for a typical place, one only at some place only people you can unite. You cannot unite the entire planet Earth, but you can definitely integrate the planet Earth. तुम एक परिवार को इतना बड़ा नहीं कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चे, इनके बच्चे 20 हो गए और ये अपने कमा सकते नहीं है, 20 बच्चे पैदा कर लिए इन्होंने, हमारे 2 हैं तो हम अच्छे से पाल लेते हैं उनको, तो ये 20 लोग हमें लूटने के लिए आ जाते हैं। आजकल डिबेट क्या चल रही है मार्केट में? तो ये डिबेट क्यों? इस डिबेट की क्या जरूरत है कि हमने कोशिश ये शुरू कर दी कि हम दूसरों को लूटने के लिए अपने आप को ग्रुप बना लेते हैं। तो लूटने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, चल रहा है, और कुछ चल ही नहीं रहा है मार्केट में। तो इसलिए समझना होगा। और वन फैमिली कैन नॉट बी फुल एंटायर प्लेनेट अर्थ। सभी लोगों को मिलाकर के अगर एक फैमिली मानकर चलेंगे तो वो नहीं संभव। इसीलिए तो ये जो कंसेप्ट है कि पूरी पृथ्वी एक ही राष्ट्र बन जाएगी, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये कभी प्रैक्टिकली होगा नहीं। हो जाएगा। पीपल वांट द पावर टू रूल। लिसन ये एक नेचुरल सा ह्यूमन टेंडेंसी है। वेट लिसन। नाउ यू अंडरस्टैंड महाभारत। महाभारत में देर वर टुडे इफ वी टॉक ऑफ, सपोज देर आर अबाउट कितना होगा, मेरे ख्याल से 10,000 डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड वी डू नॉट हैव। You understand what I'm saying? You don't have more than 10,000 districts in the world today. You can count them on internet. You can check them on internet. At the time of Mahabharata, there were 1 lakh. Can you imagine that we had 1 lakh districts? Each district had a king. तो 1 लाख महाभारत हुई इसीलिए थी, और तभी पूरी पृथ्वी उसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि 1 लाख डिस्ट्रिक्ट थे और उनको सबको इंटीग्रेट करना था। महाभारत वाज इंटीग्रेशन, नॉट यूनिटी। यूनिटी और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है? आई मीन वो मैं बताता हूँ। आई टेल यू वेरी इजी। इट इज वेरी इजी। तुमने एक लकड़ी थी हाथ में, तोड़ दी। एक लकड़ी को एक डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है? अब तुमने यूनिटी के हिसाब से लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया और उनको बांध दिया। बांधा कैसे? रस्सी से नहीं, रस्सी तो इतनी बड़ी संभव ही नहीं थी ना, तो रस्सी से नहीं बांधा। हम लोगों ने एक आर्मी इकट्ठी कर दी और उसका पर्पस था बांध के रखना। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस इकट्ठी कर दी, उसका पर्पस था बांध के रखना डिस्ट्रिक्ट को। तो फिर दो डिस्ट्रिक्ट आपस में लड़ने लगे।
आज क्या हो रहा है कि एक की पुलिस दूसरे की पुलिस से लड़ने को तैयार है। तो ये सारा कंफ्यूजन कहां से आया? और यही काम अगर हम इंटीग्रेशन से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी नहीं आती। सो एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, यही कॉन्सेप्ट सक्सेस करेगा। वासुदेव कुटुंबकम कभी नहीं बन सकता, पूरी पृथ्वी एक परिवार बन जाए ये कभी संभव है नहीं। बट एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, yes, it is definitely possible and it is easiest to make. हम जो आर्मी बनाते हैं, जो यूनिटी करते हैं लोगों की, वो एक किसी लालच से, तुमको सैलरी मिलेगी, या डर से कि कोई भूत आ रहा है जो हमें खा जाएगा, इसके बेसिस पे यूनाइट किया जाता है। ये कंसेप्ट मुझे समझ में आता है, यूनिटी का कंसेप्ट। या तो कोई लालच होता है या कोई डर होता है जिसके लिए वी यूनाइट एंड स्टैंड टुगेदर। Okay. But what exactly is integration? Or what is the difference between a united team Right. and I'll inform you. I'll tell you one thing. इसमें अब तुम्हें यहाँ पे महाराजा अग्रसेन को समझना पड़ेगा। महाराजा अग्रसेन was a person from a common community. कॉमन लोग, जो पूरा गांव था, 1 लाख लोगों का बड़ा गांव था, या सब कस्बा भी कह सकते हो, 1 लाख लोग रहते थे वहां पर। तो उनको कोई भी अगर समस्या आती थी तो वो सारे के सारे, पंचायत थी, सब कुछ था, पर समस्या आती थी पंचायत में, और पंचायत जो है वो जाती थी अग्रसेन के पास कि भैया इसका सॉल्यूशन बता दे। जबकि अग्रसेन कुछ नहीं था, ही वॉज ओनली one person with these skills. उसका स्किल सेट ऐसा था कि he was able to solve any kind of problem present in the society anywhere in that block, that group. तो पंचायत, पूरे ग्रुप की एक पंचायत बनी थी, ऐसा नहीं है। पूरे के 1 लाख लोगों को 2-2 हजार के, 1-1 हजार के लोगों के ग्रुप में बांट दिया गया था। इनफैक्ट नॉट एवन 1-1 लाख, 5-5 परिवारों को का 1-1 ग्रुप बना करके बांट दिया गया था। हर 5 परिवारों की एक पंचायत होती थी। पंचायत नाम ही बता रहा है, 5। तो 5 परिवार मिलकर के एक पंचायत बनाते थे। फिर 5 पंचायत मिलाकर के एक महापंचायत बनती थी। तो ऐसे करके सिस्टम चलता था। ये थी गुणतंत्र व्यवस्था कि जिसके अंदर गुण होता था वो सरपंच बन जाता था। तो फिर उन सरपंचों में से जिसके पास गुण, जो गुणी होता था, वो महापंचायत का सरपंच बन जाता था। और फिर जब वो प्रॉब्लम महापंचायत, तो पहली बात तो है कि पंचायत में ही सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम। अगर पंचायत में नहीं सॉल्व हुई तो महापंचायत के सरपंच के पास आ गई प्रॉब्लम, और उस सरपंच ने कहा कि भैया चलो अग्रसेन के पास। कुछ हद तक ये सिस्टम आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। गांव में पंचायत होती है, फिर एक ट्रेडिशनल खाप पंचायत, खासतौर से हरियाणा के हिस्सों में ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, खाप पंचायत। अगेन वेट, आई विल करेक्ट इट हियर इटसेल्फ। अभी जो पंचायत होती है वो गुणतंत्र पर आधारित नहीं है, गणतंत्र पर आधारित है। यही फर्क है कि अभी जो है, जो ज्यादा लोग रह रहे हैं वो बना देते हैं अपने उसका प्रधान, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। अश्विनी जी, कोई लीडर, कोई पंच कैसे बन जाएगा जब तक ज्यादातर लोग उससे एग्री नहीं करेंगे? तो गुणतंत्र तो हमेशा ही रहेगा, वो तो प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए टीम नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम पूरे पृथ्वी को एक कुटुंब बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा वो। एक परिवार बनाना चाहते हो नहीं बनेगा वो। लेकिन जब टीम बनाना चाहोगे तो 1 मिनट में बन जाएगी, 1 मिनट में। क्योंकि टीम
बनाने में और गट्ठर बनाने में फर्क को समझना होगा। टीम जब बनाते हैं तो हर इंसान चाहेगा कि मैं टीम का मेंबर बनूं। अगर गट्ठर बनाना चाहोगे तो कोई ना कोई लकड़ी ऐसी जरूर होगी जो कहेगी मैं इस गट्ठर को नहीं रहने दूंगा। कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई समझदार होगी, कोई बेवकूफ होगी। तुम जबरदस्ती बांध रहे हो भाई। लकड़ियां उठा करके तो सारी लकड़ियां अपने अपने तरीके से काम करेंगी ना। लेकिन जब टीम की बात करेंगे कि मैं टीम का मेंबर बना रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर देखो तुम 1 मिनट में पूरा का पूरा वर्ल्ड एक टीम बन जाएगा। 1 मिनट में, दूसरा मिनट नहीं लगेगा। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन मेलिशियस थॉट्स यानी कि कुछ विकृत मानसिकता का होता है, जिसके मन में आता है कि मैं किसी तरह से राजा बन जाऊं या मुझे ज्यादा मिल जाए, लालच होता है उसके अंदर या ईर्ष्या होती है। और वो एक पर्सन, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। करेक्ट। दिस हैज बीन हैपनिंग ऑल अक्रॉस। नहीं सॉरी, एक यहाँ पर भी एक ये जो स्टेटमेंट तुमने दी अभी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी गलत है। ये भी हमें फैलाई गई है। ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक मछली को रहने नहीं देगी, बड़ी मछली खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं किसी भी हालत में। समझने की कोशिश करो कि गंदी मछली को तो, अगर बड़ी मछली की गंदी हो गई या बड़ी मछली के ही दिमाग में कुछ लालच जैसा आ गया तो बीमार हो जाएगी और अपने आप मर जाएगी। यही तो खासियत है। गंदे होने का मतलब क्या है ये समझो। गंदा होने का मतलब है बीमार हो जाना, रोगी हो जाना। अश्विनी जी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम भारत में देखते हैं कि बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिनकी एक्चुअली मेंटालिटी बहुत ज्यादा पब्लिक के अगेंस्ट है। दे हैव बीन वर्किंग एज अ ग्रीडी पर्सन, एज अ डिस्टर्ब्ड मेंटालिटी पर्सन। उन्होंने बहुत नुकसान किया है भारत का, आई शुड से पूरी दुनिया का। बट they are still acting, they are still working, they are still continuing to harm our society and our nation. तो ये जरूर आएगा, लेकिन 20 साल बाद आएगा, तब तक इतना नुकसान कर चुके हो। वेट लिसन नाउ हियर अगेन आई विल पुट यू एक पॉइंट कि तुमने गंदी मछलियां बहुत सारी कर दी, तो अगर बहुत सारी गंदी मछलियां हैं तो फिर तो मरेगा ही, सारा का सारा सिस्टम मरेगा ही एक बार। क्योंकि बीमार जो आदमी है वो मरेगा ही, आज नहीं तो कल। या तो उसको मार दिया जाएगा या वो मर जाएगा। लेकिन वो बीमार आदमी अपनी बीमारियों के जो जर्म्स हैं वो लाखों करोड़ों के दिमाग में छोड़ता जाएगा, जैसे सोकॉल्ड लालच। आज भी भारत में ये माना जाता है कि जो नेता बनेगा उसके तो करोड़ों के बारे न्यारे हैं। वाई, कहां से आएंगे वो करोड़ों? दैट इज ऑल करप्शन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली यू हैव सेड द वर्ड कि अगर वो जब तक मरेगा नहीं अपने जर्म्स फैलाता रहेगा, तो टीम जब बनती है तो वो ये जर्म्स अपने को नुकसान नहीं करेंगे। अगर तुम एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम के कॉन्सेप्ट पर चलोगे तो यू विल बिल्ड योर शील्ड इन सच ए वे दैट द जर्म्स स्प्रेडेड बाय द infected person will not reach you. In fact, those germs will eat that person only. If you start building team building characteristic in yourself, you have to develop those characteristics in yourself. जी अश्विनी जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ग्राउंड लेवल पे काम करके, मैं प्रोजेक्ट सैप कराती रही हूँ, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया। जब मैं लोगों को बताती हूँ राष्ट्र निष्ठा के बारे में या अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के बारे में, तो पीपल से यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्टूडेंट्स को ये सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए, हाँ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पर ऐसे कहने वाले 1000 में से 1 या 2 मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं सीखूंगा या मैं सीखूंगी। सबको सीखना चाहिए, सबको सिखाओ, मुझे मत सिखाओ। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि इस बात को समझो, सबने कहा कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर मेरे घर में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चे को तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बनाना है। अपने बच्चे को तो हम वही क्रूर शासक की तरह ही डेवलप कर रहे हैं।
दूसरे के घर में शहीद भगत सिंह पैदा हो जो सारी सोसाइटी के जन्म थे और मेरा बेटा राजा बन जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस शब्द को, इस स्टेटमेंट को समझो कि कितना फायदा हुआ इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कैसे? हर घर में भगत सिंह पैदा हो गया और वो समझने लगा कि यस, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। उसको समझ आने लग गई ये बात। तो पेरेंट्स की वरी शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और कहा था, मुझे तो कहा था कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मेरा बच्चा ये बन जाए, पर मैं तो भगत सिंह बन गया। तो उसने सबसे पहले उन लोगों को समझना शुरू किया जिन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया, और उसकी समझ में आना शुरू हो गया तो उसने घर छोड़ना शुरू कर दिया। अब पेरेंट्स को कष्ट हुआ कि उन लोगों को घर क्यों छोड़ रहा है। अब सारे पेरेंट्स की वरी क्या है कि मेरा बच्चा सुसाइड ना कर ले। सुसाइडल टेंडेंसी क्यों डेवलप हुई? ये सुसाइडल टेंडेंसी इसको कह दिया गया है, पर एटमॉस्फेयर इज एनफोर्सिंग हिम टू डाई। यही प्रॉब्लम है कि हमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने का रूट कॉज ही नहीं पता। तो उसका रूट कॉज है अपब्रिंगिंग। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आज अगर आप टीम मेंबर बनना सीख लो, इसका प्रोसीजर सिखाया जाता है ऐशो धर्म में। ऐशो रिलीजन नहीं, ऐशो पथ नहीं, ऐशो रिलीजन नहीं, ऐशो धर्म। आपने अभी बताया था कि धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग। हाँ, तो इट इज ए वे ऑफ लिविंग, दैट इज व्हाट। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट धर्म एज वे ऑफ लिविंग। सो ऐशो धर्म इज ट्रेनिंग यू on universal way of living. You can live anywhere on planet Earth. Atmosphere will not affect you. जी, ऐशो धर्म ये क्या है? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ वे ऑफ लिविंग इज इट दैट एटमॉस्फेयर इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अस? ये तो नहीं, आई टेल यू। देखो, ऐशो धर्म का जो टैगलाइन है वो है ऐश टू ऐश। ऐश मीन्स मौज एंड ऐश मीन्स राख। तो जब तक तुम, और राख सबको बनना है और मौज सबको चाहिए। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि मौज सबको चाहिए और राख सबको बनना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर बनेंगे राख ही, है कि नहीं? तो ये ऐशो धर्म की टैगलाइन है। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो मौज ही मौज रहेगी जब तक राख नहीं बन जाते। तो नो एटमॉस्फेयर कैन एनफोर्स यू एनीथिंग। You will live happily anywhere. मौज में रहोगे हर जगह पर, कहीं पर भी रहो। This is ऐशो धर्म. This is ऐशो way of living. It is not path. It is not रास्ता कि इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मिलेगा। No. It is the way of living that you have to adopt this way of living. Then you can make your life ash to ash. मौज से राख तक तुम मौज में ही रहोगे। जी, हम मौज में ही रहेंगे राख तक, जब तक हम मर नहीं जाते, राख नहीं बन जाते, तब तक लाइफ में एंजॉयमेंट रहेगा, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐशो धर्म है। और भी ऐसे बहुत से धर्म हैं जो बताते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, या आपको 72 हूरें मिलेंगी, या आपको नरक के कड़ाकों में जलाया जाएगा इफ यू डोंट फॉलो दिस। आपने एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो आपको यमदूत लेने आ जाएंगे। देयर आर सो मेनी, जिसे कहते हैं ना, गाजर लटका रखी हैं अलग अलग धर्मों ने। आप एक और गाजर
टांग रहे हैं? नहीं, मैं वे ऑफ लिविंग, मैं गाजर नहीं लटका रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राख के बाद क्या होगा, मैं तो इस जन्म को कैसे यूज करना है, मैंने इस राख के बाद की तो बात ही नहीं करी। मैं व्हेन डिड आई टॉक अबाउट राख के बाद, व्हाट आफ्टर राख? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टिल यू बिकम राख, यू विल बी इन हैप्पीनेस, यू विल बी इन एंजॉयमेंट मोड एवर, टिल यू बिकम राख। तो ऐशो धर्म के बारे में ही बात करते हैं अश्विनी जी। लास्ट के हमारे पास 8-9 मिनट बचे हैं डिस्कशन के। ऐशो धर्म क्या है? आई मीन इसको अडॉप्ट करने का तरीका क्या है? जैसे हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं हिंदू धर्म में ही पैदा हूँ, तो हम बच्चे को शुरू से पूजा पाठ का या कलावे का महत्व बताते हैं। ऐशो धर्म में भी क्या हम इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? ऐशो धर्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग का मतलब है यू आर हंग्री सो यू शुड ईट फूड। तुम्हें सांस लेना है, पोल्यूशन नहीं करना है, reduce the wastage to minimum, do not cause pollution and remain ever alive। हर समय तुम्हें पता होना चाहिए, every moment you have to enjoy, you have to learn to enjoy each moment of your life, thorough enjoyment, enjoyment with no tags attached, no virus attached, no germs attached, absolutely clean enjoyment, absolutely clear each moment of enjoyment. Enjoyment should not leave your body till you become rakh, and enjoyment begins at the age of 10। 10 का मतलब यहां पर क्या है? 10 का मतलब है हेक्साडेसिमल सिस्टम का 10, ना कि डेसिमल सिस्टम का 10। ये समझना होगा। हम लोगों ने एक्चुअली सारा मैथमेटिक्स ही गड़बड़ कर दिया। सिस्टम हर जगह पर डिवाइड करते चले गए, हर जगह पर डिवाइड करते चले गए। इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ही, सारी प्रॉब्लम इस वजह से है कि हम लोग डिवाइड करते चले गए। तो हमें इंटीग्रेशन में रहना सीखना है, यूनाइट नहीं हो, यूनाइटेड है नहीं है इमटेरियल। इंटीग्रेशन में हो तो सब कुछ, तुम अपने आप को इंटीग्रेशन में रखो बस। मेरा माइंड, ब्रेन एंड बॉडी शुड बी इन इंटीग्रेशन, दैट इज द की। माई माइंड एंड ब्रेन एंड बॉडी शुड बी इन इंटीग्रेशन, दैट इज द की। ओ, हमारे तो घर में पानी आ गया, तू दरवाजे क्यों खोल दिया? अब तो आ गया। हमारे घर में तो पानी आ गया। मेरे ख्याल से आज वाइंड अप करना पड़ेगा, देखो क्या है जी। बारिश यहाँ भी है, लेकिन बारिश घर के अंदर आ जाए तो एक समस्या है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ऐशो धर्म पर डिटेल डिस्कशन हम कल के लाइव में जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। अति सर्वत्र वर्जिए, बारिश किसे अच्छी नहीं लगती। सावन का महीना अपने आप में एक उमंग, एक खुशी लेकर आता है, लेकिन अगर ये बारिश हमारे घर में ही घुस आए तो हमारे लिए बहुत विकट समस्या हो जाती है। कुछ ऐसा ही आज अश्विनी जी के साथ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो इस समस्या से बाहर आ पाए। बात हो रही थी ऐशो धर्म की, बात हो रही थी टीम इंटीग्रेशन की, बात हो रही थी यूनिटी का कंसेप्ट हमें कहीं भी नहीं लेकर जाना है। ये बात हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस का गठन 1945 में एटम बॉम्ब जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। एक ऐसी संस्था जो सारे विश्व के देशों को जोड़कर रख सके। लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस किया जाने लगा कि कुछ देशों के विशेष हितों को ध्यान में रखकर ही यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारे नेता हैं मोदी जी, उन्होंने ऐसे साइन भी दे दिए यूनाइटेड नेशंस को कि हम अपना एक अलग संगठन बना लेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पंक्ति के सबसे आखिरी व्यक्ति के भले के बारे में नहीं सोच पा रहा। और ये अश्विनी जी का कहना यह है कि अगर वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एंटायर वर्ल्ड वन सिंगल फैमिली के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन यस, एंटायर वर्ल्ड कैन डेफिनेटली बिकम अ टीम। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने कोरोना के समय में भी देखा है
पैंडेमिक के समय में हम सब एक टीम बनकर खड़े हुए एक साथ। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक टीम बन पाए, पोल्यूशन के अगेंस्ट लड़ पाए, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटीज के अगेंस्ट मिलजुल कर लड़ पाए, तो अपने आप को एक सैनिक, एक देव सैनिक के रूप में हमें इवॉल्व करना होगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू फॉलोइंग एशो धर्म। इसके बारे में डिटेल अश्विनी जी से, कुशनाकर भैया दिल्ली वाले से हम बातचीत करते रहेंगे, जुड़े रहें लिव 16 लुक 16 एशो क्लब से। आज के लिए इतना ही। मैं हूं कृष्णिका, सभी